Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your Political Science mentor प्रीति बोरा। दोस्तों आज हम कवर करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 35 जो कि है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। देखो दोस्तों, ये जो पूरी सीरीज़ है हमारी पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की, इसमें मैंने ऑलरेडी आपको ये पॉलिटिकल थ्योरी से स्टार्ट कराया था। काफ़ी सारी थ्योरीज करा दी जो भी आपकी NTA UGC नेट में आती है, और आपका पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जो ऑप्शनल है उसमें आता है। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए ये कंप्लीट कोर्स रहेगा। इसमें फिर हमने बीच में पॉज लेके हमने पॉलिटिकल थ्योरी को थोड़ा पॉज करके हमने पहले IR कवर करने की सोचा, बिकॉज IR आप सबको वीक लग रहा था, राइट। तो इसमें मैं पूरे सारा कुछ पॉलिटिकल साइंस का कराऊंगी। काफ़ी सारे लेक्चर आने वाले हैं। ये सारे लेक्चर को एक्सेस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में अगर आप कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं आने वाले इस टाइम में, तो मुझे कमेंट में बताओ, तो मैं आपको गाइड भी कर दूंगी, ठीक है। और नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको पक्का चैनल को ज्वाइन कर लो। लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ। आपको पता ही है कि मैं अनअकैडमी में NTA UGC नेट GRF के प्लस एजुकेटर हूँ। तो उसमें आपको एक बहुत ही अमेजिंग ऑफ़र आ रखा है, जो कि है कि आपको 20% ऑफ मिलेगा सारे सब्सक्रिप्शन में। और ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ऑफ़र है, दैट इज़ अप्रैल 25 से 28 तक, ठीक है। ये सिर्फ 4 दिन आपको ये ऑफ़र वैलिड होगा। अगर आपको ये ऑफ़र अवेल करना है सारे प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, तो आपको ये कोड यूज़ करना होगा, प्रीति बी लाइव, दैट्स माई कोड। अगर आप ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा सारे सब्सक्रिप्शन में, और आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। एंड प्रिपरेशन के बारे में एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यार अनअकैडमी में ना बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन होती है, कि ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज़ पे फोकस है। आपको थ्योरी भी कराते हैं, थ्योरी के साथ साथ आपको MCQ भी कराते हैं। आप में से भी कुछ लोगों ने मेरी स्पेशल क्लासेस अटेंड करी होगी जिसमें मैं कितने सारे MCQ कराती हूँ। अभी भी आप जाइए, मेरी प्रोफाइल देखिए अनअकैडमी में, वहाँ पर आपको तकरीबन 2000 से 3000 MCQ मिल जाएंगे। और इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब्सक्राइब किए तो आप प्लस कोर्सेज के लिए करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके लिए करते हैं। एक बार जाओ देखो कि क्या क्वालिटी है, देन आपका प्लस एंड आपके आइकॉनिक में तो और भी बढ़िया सारी थ्योरी वगैरह सब कुछ होता है स्ट्रक्चर्ड वे में। MCQ, मॉक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब होते हैं, राइट। इसके अलावा देखो, मैं तुमको एक आइडिया दे देती हूँ, जनरल आइडिया, कि इस ऑफर से कितना आपको बेनिफिट होगा। एक ये 24 मंथ यानी कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 16,000 में पड़ेगा बस। और अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है जो पहले 50,000 का आता था, वो आपको 2 साल का सिर्फ 40,000 में पड़ेगा। तो इतना आपको महंगा नहीं है, बहुत ही ईजी एजुकेशन का ज़रिया है। एंड आपको घर बैठे बैठे पूरी आइकॉनिक में क्या होता है कि आपको पूरी 1-on-1 आपको पूरा क्या मिलता है, गाइडेंस मिलती है, राइट। तो वो सब कुछ मेरे को मिल सकता है, ये ऑफ़र अवेल कर लो तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WTO हम स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बताऊँ आपको, इसकी हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। इसकी हिस्ट्री को अगर मैं WTO की बात करती हूँ तो WTO से पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ गैट, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ सबसे पहले जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। दिस इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। हुआ क्या था मैंने आपको बताया, एक सेकंड लिखने दीजिए। पहली बात तो बाइलिंगुअल है, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी सबके लिए ये सही होगा, राइट। ये 1948 की बात है। बेसिकली ये हुआ क्या कि मैंने आपको बताया था कि आफ्टर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ, तो ये बोला गया कि यार एक तरीके से ना हमें इंटरनेशनल सिस्टम आना चाहिए, इंटरनेशनल स्ट्रक्चर आना चाहिए, सो दैट इस तरीके के जो इवेंट्स हैं ना बार बार रिपीट ना हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कितना ज़्यादा नुकसान होता है किसी भी वॉर का। तो हमें को लगा कि यार बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता ही है कि कोल्ड वॉर छिड़ गया था। एंड उसका कोल्ड वॉर का जो बेसिस था, आधार था, वो था आइडियोलॉजी, विचारधारा। विचारधारा किसकी, कि यार हमारी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, कि क्या हम कैपिटलिज्म यानी कि पूंजीवाद को फॉलो करने वाले हैं, या फिर हम अपना सोशलिज्म यानी कि समाजवाद को फॉलो करने वाले हैं। दोनों में एक तरीके से ना ये विचारधारा की लड़ाई थी। बट कहीं ना कहीं इस विचारधारा का जो बेसिस था वो इकोनॉमिक था, कि इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था किस तरीके से होने वाली है आपकी कंट्री की, आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से होने वाला है। एंड अगर जो विचारधारा ज़्यादा कंट्रीज़ अपनाएंगे, इसलिए तो बोलते थे ना कि अपनी विचारधारा का एक्सपेंशन कर रहे थे, फैलाव कर रहे थे, कि जो आपकी कंट्रीज़ अपनी विचारधारा अपनाएंगे वैसा आपका इंटरनेशनल सिस्टम होने वाला है, राइट।
तो हुआ क्या, इसी सिस्टम को का आधिपत्य यानी कि हेजेमनी कराने के लिए या फिर लोगों को एक सिस्टम में बांधने के लिए, एक स्ट्रक्चर में बांधने के लिए, ताकि एक बैलेंस ऑफ पावर भी रहे, आगे फर्दर वॉर ना हो और स्टेट अपने अफेयर्स खुद से रेगुलेट करे, तो हमने एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आए, जैसे कि यूएन आ गया आपका, ब्रिटेन वुड्स आया, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, यूएन और ब्रिटेन वुड्स में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ईयू करा चुकी हूँ आपको, काफ़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आए, ठीक है। इस तरीके से जब सब कुछ आ रहा था ना, तो हमें एक जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ आया कि यार आप जैसे जो ट्रेड करते हो, ठीक है, आप ये जो ट्रेड करते हो और ये जो कर लगाते हो, ठीक है, तो वो उसके क्या एग्रीमेंट होंगे, यानी कि किन प्रिंसिपल्स पे लगाओगे, कौन से सिद्धांत आप फॉलो करोगे इन सब के लिए। तो उसके लिए जनरल एग्रीमेंट आया, स्टेट्स ने साइन किया, इंडिया आपका फाउंडिंग मेंबर रहा है इसका भी और डब्ल्यूटीओ का भी, कि यार कुछ बेसिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स थे जिसमें स्टेट एग्री किया कि यार हमारे बीच में ट्रेड ऐसा होना चाहिए, और टैरिफ मतलब हमारा जो कर है, जैसे कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह हम कितना लगा सकते हैं, क्या चीज़ अलाउड है इंटरनेशनल ट्रेड का, राइट। अब इसमें ना जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ में ना थोड़ी प्रॉब्लम थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ गुड्स के लिए था, ठीक है, ये गुड्स के लिए था, लेकिन आपको पता है कि दुनिया बदल रही थी, जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा था। अब क्या आना था, अब आपका सर्विसेज सेक्टर की भी इम्पोर्टेंस थी, ठीक है, सर्विसेज सेक्टर की इम्पोर्टेंस जो कि यहाँ पे कवर नहीं की गई थी, पहला प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि आपका अगर कोई मतभेद हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए यहाँ पे कोई मैकेनिज़्म नहीं था, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज़्म आपका GATT में नहीं था, ठीक है, ये मैकेनिज्म नहीं था, सर्विसेज सेक्टर कवर नहीं हो रखा था। और आपको ना सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि गुड्स एंड सर्विसेज आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी एक IPR भी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि आपकी दिमाग से उपजी हुई प्रॉपर्टी। जैसे कि आप अपने हम जैसे कुछ भी हम लिखते हैं आर्टिकल वगैरह, तो कॉपीराइट लगा देते हैं ना कि यार ये मैंने लिखा है, कोई इसे कॉपी नहीं करेगा और कोई इसे प्रॉफिट नहीं कमाएगा जब तक मैं ना उसे अलाउ करूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ में बिल्कुल मिसिंग थी। एंड हमें समझ में आ गया था कि यार इन सब चीज़ों के लिए ना हमें एक नया मैकेनिज्म लाना पड़ेगा, ठीक है, न्यू मैकेनिज्म। साथ के साथ क्या हो रहा था, आपका वर्ल्ड बिल्कुल थोड़ा चेंज हो रहा था। आपको पता है WTO आया आपका 1995 में, 1991 में ही बता दो, देखो USSR डिसइंटीग्रेट हो गया, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपका कैपिटलिज्म की जीत आपको दिखती है, राइट। और 1945 में भी आपको पता है कि यार डॉलर, ये जो गोल्ड वाला सिस्टम था हमने उसको रिप्लेस कर दिया था डॉलर वाले सिस्टम से, राइट, ब्रिटेन वुड्स के अंदर। सो कहीं ना कहीं आपको पता है इंटरनेशनल स्फेयर में आपका डॉलर डोमिनेटेड, कैपिटलिज्म डोमिनेटेड सिस्टम आ चुका है। तो जिस तरीके से हमारे इंटरनेशनल सिस्टम स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज चाहिए था, उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करनी थी, एंड इसके परिणाम स्वरूप आया आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब पढ़ते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अब आपको बेटर समझ में आएगा। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एकमात्र ऐसा ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन से डील करता है, ठीक है। ट्रेड बिटवीन नेशंस मतलब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को स्थिर करने के, संकट को रोकने के लिए, ठीक है, ये है, राइट, बेसिकली एट द हार्ट ऑफ WTO, ठीक है। WTO का अगर मैं बात करूँ कि यार कहाँ एग्रीमेंट किस तरीके से आया, आपको पता है कि सारे क्या करें, आपके वर्ल्ड के जो ट्रेडिंग नेशंस थे उन्होंने अपने अपने पार्लियामेंट में रेटिफाई किया कि हाँ हम इन प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करते हैं, और उस तरीके से आपका WTO आया, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे कि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड है, दैट इज़ उरुग्वे राउंड, ठीक है। उरुग्वे जो राउंड है टॉक्स का, इसमें काफ़ी बहुत लंबे टाइम से चल रही थी इसके बारे में डिबेट, एंड तब जाके फाइनलाइज हुआ है WTO। एकदम से नहीं आ गया क्योंकि हमें अपनी प्रॉब्लम्स काफ़ी टाइम पहले पता थे, ठीक है। एक तो दो चीज़ें होती है, एक होती है कि आप कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन करते हो और दूसरा होता है रेटिफाई करते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है, साइन करने का मतलब है कि कोई कन्वेंशन से आप एग्री हो, आपने उसे साइन किया। रेटिफाई करने का मतलब है कि जिस चीज़ों में आप एग्री हो के आए हो ना, उसके अकॉर्डिंग उसी को समर्थन देने के लिए आप अपने डोमेस्टिक लॉ, आप अपनी कंट्री के लॉ में चेंजेस करते हो उस कन्वेंशन के बेसिस पे। तो वो क्या होता है, रेटिफाई करना, दैट मीन्स आप इनको मान रहे हो। सो प्रेजेंटली 164 मेंबर हैं, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर है, और 23 आपकी ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है। ऑब्जर्वर में आपका ईरान, इराक, भूटान, लिबिया एक्सेट्रा बहुत सारी कंट्रीज आती है, बट हम देख लेते हैं हमारे आसपास की ईरान, इराक, भूटान और लिबिया, ठीक है, एशियाटिक अपनी कंट्रीज देख लेते हैं, राइट।
अच्छा वर्ल्ड, अब एक बार ना मैं तुमको ऑफिशियल साइट दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ से करते हैं तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देन हम वापस अपनी स्लाइड्स में जाएंगे। सो लोकेशन आपको पता है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, जेनेवा में है स्विट्ज़रलैंड, और हर साल इनकी एक मीटिंग होती है यहाँ पे। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को फोर्स में आ गया था, और उससे एक साल पहले पूरा सब कुछ हमने डिस्कशन कर दी, नेगोशिएशन। देखो, क्रिएशन के लिए कौन सी राउंड ऑफ डिस्कशन को जिम्मेदार माना जाता है? वो माना जाता है उरुग्वे राउंड को। और नेगोशिएशन देख लो, 1986 से 94 तक चली थी। सो 164 मेंबर कंट्रीज हैं, और 98% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड यही रिप्रेजेंट करती हैं, राइट। सेक्रेटेरिएट देखो, हेड कौन है इनके? अभी आपको पता होगा कि नाइजीरिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर एंड फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ WTO, दैट इज नगोजी ओकोंजी इवियाला, ठीक है, ये इनकी हेड है, यानी कि डायरेक्टर जनरल है WTO की। पूछा गया था ये पहले। फंक्शंस क्या है इसके? फंक्शन है एडमिनिस्टर करना, यानी कि WTO ट्रेड एग्रीमेंट की किस तरीके से आपके ट्रेड एग्रीमेंट ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको देखोगे, ठीक है। ट्रेड में नेगोशिएशंस करोगे दूसरी कंट्री के साथ कि क्या नए रूल्स आने चाहिए, क्या नहीं आने चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। अगर कोई भी ट्रेड में मतभेद होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उसको कौन हैंडल करेगा? ये WTO ही हैंडल उसको करेगा, ठीक है। अब आपके इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं, बल्कि आपके नेशनल ट्रेड की जो भी पॉलिसीज़ है उसको कौन एडमिनिस्टर करेगा, मॉनिटर करेगा, नियंत्रित करेगा? ये WTO ही करेगा, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंस भी देता है और ट्रेनिंग भी करवाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ की, सो दैट आप जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड आगे बढ़ाओ एंड उसी के अकॉर्डिंग आप काम करो। और ये भी बोलता है कि यार बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके साथ आपको किस तरीके से सहयोग देना है। देखो, इसका मेन अगर आप फंक्शन बोलोगे ना, वो ये है कि लोग, एक तो पावर्टी, आपको पता है कि लाइफ, आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाना, ठीक है, जॉब्स क्रिएट करना, लोगों की लाइफ इंप्रूव करना, राइट। इसके साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, देखो, इंप्रूविंग लाइफ है, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फुल आपकी एम्प्लॉयमेंट हो, रियल इनकम बढ़े आपकी, ग्लोबल ट्रेड बढ़े आपका गुड्स और सर्विसेज में, और आपके जितने भी वर्ल्ड में रिसोर्सेज है ना, वो ऑप्टिमल, उसको मैक्सिमम यूज़ कर लो, ठीक है। ट्रेड रूल को नेगोशिएट ये करता है, क्योंकि ये सब लोग आते हैं, इसकी मिनिस्ट्रियल काउंसिल, इसकी जनरल काउंसिल, अभी मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, अभी उसको अच्छे से समझाती हूँ, डायग्राम भी बना रखा है, वो ध्यान देंगे, ठीक है, वो करता है, ठीक है। और उसके बाद अगर जो प्रिंसिपल्स में लोग एग्री कर गए, उसको ये मॉनिटर भी करेगा कि क्या आप उसको फॉलो कर रहे हो, क्या आपको टेक्निकल असिस्टेंस मिल रही है, वो सारी चीज़ें, क्या इंटरनेशनल कोऑपरेशन आपको मिल रहा है, वो सब करेगा, ठीक है। ओपन ट्रेड इसका फोकस होता है, इसलिए तो आपको पता है कि जैसे सब्सिडीज़ को ये ज़्यादा नहीं मानता, एक लिमिट लगा रखी है सब्सिडीज़ में, आपको पता होगा, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स। उसके अलावा आपको पता होगा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, ठीक है, डंपिंग पे विश्वास नहीं रखता, कोई भी डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सेटल करने की ये कोशिश करता है, राइट। तो अब वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स में। ये WTO का एक बेसिक एम क्या है ना, WTO का बेसिक एम ये है कि जो वो ग्लोबल सिस्टम है, ये जो विश्व, ये जो प्रणाली है ना, उसमें जो ट्रेड में बैरियर्स है ना, ट्रेड में जो बाधाएं हैं ना, वो कम से कम हो। अब बाधाएं दो तरीके से मेनली होती है। पहला ये होती है कि यार आपकी ना ड्यूटीज़ कम हो, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये आप कम लगाओ, जिससे क्या होगा कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करें, ठीक है। और दूसरा क्या है, जैसे कोटा आप फिक्स कर देते हो ना, कोटा फिक्स करने का मतलब होता है कि आप ना बोल देते हो कि यार इस पर्टिकुलर चीज़ की ना इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं आएगी, कह रहे ये भी कम, ये भी, इसको भी हटाओ, क्योंकि क्या है, ये सपोर्ट करता है फ्री ट्रेड। अब फ्री ट्रेड कैसे करेगा? कुछ प्रिंसिपल पे के बेस पे, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ये फ्री ट्रेड को प्रमोट करेगा। क्या करके? थ्रू नेगोशिएशन, नेगोशिएट करके, ऑपरेट करके ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कि यार देखो, हम तुम्हारे से ही बात करके तुम सबका मत लेके इसमें डिसीजन ले रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है हम किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, पूरे वर्ल्ड के जितने भी मेंबर्स हैं इसमें 164, सभी को, आपको पूरा हक है कि आप अपनी बात सामने रखो, नेगोशिएट करो, गैर भेदभाव वाले मतलब सिद्धांत पे हम नए रूल्स बनाते हैं। हमारा बेसिक एक एम है कि फ्री ट्रेड को प्रमोट करना है, और ये जो ड्यूटीज़, ये कोटास है, इन सबको हटाना है, राइट। ये बोलते हैं कि इससे क्या होगा ना, अगर तुम्हारा ड्यूटीज़ वगैरह कम होगी, ये सब होगा, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। पता है कैसे? क्योंकि अगर इम्पोर्ट्स आपके चीपर होंगे हैं, तो आप क्या कर सकोगे, आपको जो फिनिश गुड पड़ेगा और आपकी फिनिश सर्विसेज पड़ेंगी ना, वो भी आपकी सस्ती होंगी। अगर वो सस्ती होंगी तो कस्टमर के पास चॉइसेस ज़्यादा होंगी ना, कि यार उसको क्या लेना है। इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग सस्ती होगी। ये इसका एक मेन एम है। अच्छा, ये दो तरीके से काम करता है,
ठीक है, ये दो तरीके से काम करता है। एक भाई बात करके कंट्रीज आती हैं, नेगोशिएट करती हैं कि क्या रूल्स फाइनल होने चाहिए, और कंट्रीज एक्सेप्ट करती है सारे, और फिर वो रूल्स आ जाते हैं। दूसरा यह है कि अगर आप में कोई वाद विवाद हो गया, उसको सॉल्व करके, ठीक है, कि यार अगर जो आपने रूल्स बताए हैं इससे अगर आप सहमत नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो, तो आप उसको सेटल कर सकते हो डिस्प्यूट को। ये WTO ऐसा इन्वायरमेंट देता है आपको जिससे आपकी क्या होती है, ग्रोथ बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपकी कम होती है इंटरनेशनली। क्यों? क्योंकि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है, इजी हो जाता है, अच्छे मतलब फ्री ट्रेड होता है। और इससे क्या होता है, एनकरेज करते हैं गुड गवर्नेंस, यानी कि सुशासन की प्रणाली, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, शेयर्ड इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन शेयर करना, नॉलेज शेयर करना, और सब के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाता है, राइट। उसके अलावा बोलते हैं कि रिड्यूस करता है आर्बिट्रेरियस, यानी कि मनचाहे रूप से कुछ भी आप क्या बोलते हैं ट्रेड कर रहे हो वो अपोज करता है। अपॉर्चुनिटी फॉर करप्शन, भ्रष्टाचार कम करता है, यानी कि इन सारी चीज़ों को वो कम करता है, राइट। इस तरीके से आपका WTO काम करता है। अगर मैं और बात करूं इसके बारे में, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हवाना में 1948 में क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट में। इसके परिणाम स्वरूप हमने एक चार्टर बनाया था, दैट इज़ ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का। हमने सोचा था कि अरे कहीं ऐसा आएगा, इसको हवाना चार्टर भी बोला जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, रूल्स होंगे सारे कि ट्रेड कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, सर्विसेज कैसे होगी, बिजनेस कैसे होगा, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस कैसे होगी, ठीक है। ये हमने सोचा था 1948 में। इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा सिस्टम आया भी, वो क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि 23 कंट्री ने साइन किया था जेनेवा में और 1947 में, और फोर्स में आया था वो 1 जनवरी 1948 में। अब इसका ये जो मैंने आपको जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ है, उसका ना दो मेन उद्देश्य थे। एक कि यार इम्पोर्ट कोटास मतलब ये जो लिमिट लगा देते हो ना कि इससे ऊपर मैं इम्पोर्ट नहीं करूँगा, तो उसको क्या करना, फेज आउट करना, इसको हटाना, ठीक है। और दूसरा, अगर आप जो भी मर्केंडाइज ट्रेड करते हो, यानी कि गुड्स में जो ट्रेड करते हो, उसमें जो टैरिफ लगाते हो ना, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इसको रिड्यूस करना, इसको कम करना, यानी कि कोटा को हटाना और टैरिफ कम करना, मैंने आपको बताया था, राइट। ये दो चीज़ों के लिए आया था। अब प्रॉब्लम क्या थी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि यार सर्विसेज कवर नहीं होती थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कवर नहीं होते थे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कवर नहीं होता था। तो इसलिए क्या हुआ, उरुग्वे राउंड हुआ आपका 1987 से 94 तक, बहुत सारी नेगोशिएशन हुई, जो कि जिसका अंत परिणाम क्या था, मराकेश एग्रीमेंट, यानी कि मराकेश जो कि मोरक्को में है, वहाँ पे हमने एक एग्रीमेंट किया, और वहाँ से हमारा जन्म होता है WTO का। WTO आपकी UN की स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है, ये ध्यान रखना। WTO UN की 15 स्पेशलाइज एजेंसी है जिसमें WTO नहीं आता, लेकिन इसके WTO के स्ट्रॉन्ग रिलेशन है UN के, एंड फर्दर इनके रिलेशन के लिए एक अलग से एग्रीमेंट भी है, वो है अरेंजमेंट फॉर द इफेक्टिव कॉपरेशन, कि एक अच्छा कॉपरेशन हो अदर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जो कि इन्होंने 15 नवंबर, जिस साल ये 1 जनवरी 1995 को आया था, उसी साल 15 नवंबर 1995 को इन्होंने क्या करा था, साइन किया था कि हम इनके साथ क्लोजली काम करेंगे। जो WTO के डायरेक्टर जनरल है ना, जो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो, ठीक है, नगोजी आपके इवियाला, ठीक है, ये चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड है ना आपके UN सिस्टम के अंदर, उधर बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कि साझेदारी से काम करते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात बताऊं कि WTO का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, इसके लिए मैं एक पहले डायग्राम दिखाना चाहती हूँ, रुको, देखो स्ट्रक्चर देखो WTO का। WTO में सबसे टॉप प्रायोरिटी में है आपका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, सबसे टॉप सुप्रीम बॉडी, ये एक सुप्रीम बॉडी है कि मिनिस्ट्रियल आपकी कॉन्फ्रेंस सबसे सुप्रीम बॉडी है। हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर ये मिलती है और कुछ रूल्स वगैरह डिसाइड करती है। 24 मेंबर की बॉडी होती है कि हर 2 साल में ऐसे मिलती है, रूल डिसाइड करती है, सबसे सुप्रीम बॉडी है। ये तो हो गया कि जनरल 2 साल के लिए रूल्स बताना कि यार अब हम क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले। और इसके अलावा आपकी एक जनरल काउंसिल होती है। जनरल काउंसिल किसके लिए होती है कि डे टू डे फंक्शन किस तरीके से होने वाला है उसके लिए। अब जनरल काउंसिल 3 तरीके की होती है, देखो, एक तो गुड्स के लिए कि गुड्स में ट्रेड के लिए, दूसरा सर्विसेज में ट्रेड के लिए, और तीसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो आपकी बौद्धिक जो आपकी मालिकाना हक है ना, उसके लिए, राइट।
इसके अलावा आपके पास दो बॉडीज और होती है। एक बॉडी की ट्रेड की जो पॉलिसी है उसको रिव्यू करने के लिए कि हाँ ये सही है, इसमें कोई चेंज चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके लिए। और अगर आप में कोई मतभेद हो गया, वाद विवाद हो गया, उसका निपटारे के लिए यानी कि डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए एक बॉडी होती है। तो इस तरीके से आपका WTO का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी बताती हूँ। अब देखो, अब हमने देखा था, मैंने अभी आपको बताया कि मिनिस्ट्रियल बॉडी सबसे टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और जनरल काउंसिल आपका डे टू डे रोज़मर्रा के डिसीजन लेने के लिए है। तो मिनिस्ट्रियल काउंसिल क्या है? डिसीजन मेकिंग बॉडी टॉप मोस्ट, ठीक है। ये आपका क्या है, हर 2 साल में मिलती है और अपना डिसीजन लेती है। जितने भी मेंबर्स हैं ना WTO के, जो भी कंट्रीज़ वगैरह कस्टम यूनियन, सारे लोग आते हैं, डिसीजन लेते हैं सारे मैटर्स पे, और एक तरीके से ना विजन बताते हैं, जैसे कि ये पूरी रूपरेखा बताते हैं कि यार अगले 2 साल में हमें क्या करने हैं, क्या एग्रीमेंट करने हैं, उस पर नेगोशिएशन करके उसे सॉल्व करते हैं, राइट। अब ये तो हो गया कि यार पूरा अपनी संरचना, सिस्टम या फिर आपका रूपरेखा की 2 साल में क्या करना है। अब जनरल काउंसिल भी होती है ना, जनरल काउंसिल आपका डे टू डे, ठीक है, डे टू डे जो रेगुलरली डे टू डे अब भी काम होते होंगे WTO के, क्योंकि आपके हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी लोकेटेड इन जेनेवा, ठीक है, ये जेनेवा में है। इसमें बेसिकली आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे कि एम्बेसडर, सारे मेंबर्स के कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और ये मिनिस्ट्रियल काउंसिल के बिहाफ पे, जो कि आपकी 2 साल में एक बार मिलती है, उसने जो सोच रखा था कि अच्छा ऐसा मेरा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसके बिहाफ में रोज ही क्या करती है, स्टेप्स लेती है। जैसा मिनिस्टर काउंसिल ने बता रखा था कि यार इस तरीके से सिस्टम होगा रोज काम पूरा करने में, ये जनरल काउंसिल। फिर जनरल काउंसिल आपके पता है अलग अलग चीज़ों के लिए मिलती है। जैसे जनरल काउंसिल ऐसा नहीं है कि एक ही साथ सारी चीज़ें निपटाएगी, ऐसा नहीं करती। जनरल काउंसिल देखो 3 डिफरेंट रूल्स कवर करती है। पहला आपकी एक जनरल काउंसिल है। जनरल काउंसिल किसके लिए? ट्रेड के लिए, ठीक है, ट्रेड इन गुड्स के लिए। देखो गुड्स वाली अलग है, सर्विसेज वाली अलग है, और IPR वाली अलग है। इसके अलावा दूसरी बॉडी है आपके पास कि ट्रेड का पॉलिसी रिव्यू की, जो ट्रेड की पॉलिसी है क्या वो, उसको रिव्यू करने के लिए, उसे दोबारा देखने के लिए कि वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तीसरा है डिस्प्यूट सेटलमेंट की, अगर कोई वाद विवाद है उसको सेटल करने के लिए बॉडी। ये 3 बॉडी है। इसमें जो जनरल काउंसिल है वो जनरल काउंसिल गुड्स, सर्विसेज एंड ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स काउंसिल, ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित, ठीक है। ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं अपने, अगर जैसे कोई गुड्स से रिलेटेड अगर कोई काउंसिल है तो वो गुड्स के से संबंधित डिसीजंस लेने के लिए मिलेगी। सर्विसेज में सर्विसेज के लिए, IPR के लिए IPR के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये बॉडीज़ हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि यार 3 टाइप की सब्सिडीज़ होती हैं, ठीक है। सब्सिडीज़ आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा कि यार WTO ना 3 तरीके की सब्सिडीज़ बोलता है कि हाँ। अब एक्चुअली WTO ना क्या बोलता है, WTO बोलता है कि यार सब्सिडी बेकार है। सब्सिडी क्या होता है कि जैसे कि अगर आपने 10 रुपये का पेन बनाना है, ठीक है, उसमें मैं गवर्नमेंट हूँ, मैंने 2 रुपये मैंने दिया आपको, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको पेन पड़ा 8 रुपये का और मैंने गवर्नमेंट आपको 2 रुपये दे दिया है। ये 2 रुपये क्या है? ये सब्सिडी है, ये गवर्नमेंट सपोर्ट है बेसिकली। तो WTO के हिसाब से ना ये जो गवर्नमेंट सपोर्ट है ना, ये ना थोड़ा अनफेयर है। क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन के अगेंस्ट जाता है। क्योंकि यार तुम्हारा पेन तो कंपटीशन के अपोज करता है ना, कंपटीशन को। कैसे अपोज करता है? क्योंकि यार बाकी लोग तो 10 रुपये का पेन बना रहे हैं, तुमको 2 रुपये का पड़ रहा है, तो ये अगेंस्ट विरुद्ध हो गया ना आपके कंपटीशन के। तो इसलिए ना गवर्नमेंट इसे अपोज करती है मोस्टली, राइट। लेकिन WTO ये भी मानता है कि यार सब्सिडीज़ ना ज़रूरी भी होती है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट भी होती है कभी कभार। कहाँ पे? जैसे कि अगर डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, पुअर कंट्री है, ठीक है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। तो इसलिए ना ये क्या कर देती है ना, ये ना लिमिट्स लगाती है। पहले ना इसने ना WTO ने बोला कि चलो ठीक है, मैं ना सब्सिडीज़ को ना डिवाइड कर देती हूँ, मैं ना अलग अलग कैटेगरी बना देती हूँ और मैं बता देती हूँ कि कौन सी सही है सब्सिडी, कौन सी बेकार है। फिर फर्दर क्या करूँगी, फिर नेक्स्ट चरण में मैं इनमें लिमिट्स लगा दूँगी। तो पहले वो 3 कैटेगरी देख लो और फिर हम जब इंडिया के साथ रिलेशन देखेंगे ना, तब मैं बताती हूँ कि किस तरीके से लिमिट लगाते हैं। वो 3 कैटेगरी है कि एक तो ग्रीन बॉक्स, एक ब्लू बॉक्स और एक एम्बर बॉक्स। कहते हैं ग्रीन बॉक्स वाली सब्सिडी ना अलाउड है,
क्यों? इससे ना ट्रेड में प्रॉब्लम, ठीक है, ट्रेड में प्रॉब्लम। हम क्यों सब्सिडी को बेकार मानते हैं? क्योंकि ट्रेड में कंपटीशन में दिक्कत आती है। कहते हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए ये अलाउड है। इसमें कितनी भी तुम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू बॉक्स में ना ये बोलते हैं कि लेस डिस्टॉर्शनरी, यानी कि इतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं देता ब्लू बॉक्स, लेकिन सबसे ज़्यादा ये अपोज करते हैं एम्बर बॉक्स को, क्योंकि कह रहे हैं यार ये वाली सब्सिडी ऐसे है ना जो कंपटीशन के एकदम खिलाफ है, राइट। तो मैं आपको तीनों बता देती हूँ। ग्रीन बॉक्स वैसी सब्सिडी होती है जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करती, ठीक है, और मतलब इसका मतलब है कि डायरेक्टली कंज्यूमर को कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करेगी। इसका एग्जांपल ये है कि सपोज़ मुझे एग्रीकल्चर अच्छा करना है तो मैं लोगों को डायरेक्टली पैसा नहीं दे दूँगी कि ये लो पैसा और अब जाओ मतलब फसल उगाओ, ये करो वो करो। समझ लो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। गवर्नमेंट की ड्यूटी तो इतना होती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, इरीगेशन की चीज़ें उनको प्रोवाइड करा दो, ठीक है। अब मैं कुछ सोलर पैनल लगा देती हूँ, ये सब कर देती हूँ, सो दैट कि क्या हो, उनको एग्रीकल्चर करने में आसानी मिले, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो अलाउड है ना, मैं उनको डायरेक्टली सब्सिडी नहीं दे रही, मैं अपनी जनता को बिगाड़ नहीं रही, बट मैं जनता को बेटर फैसिलिटी दे रही हूँ कि देखो ये मैंने सबको इक्वली दे रखी है, अब तुम ये तो डेवलपमेंट में आ गया, ठीक है, ये तो तुम कर सकते हो, राइट। दूसरी तरफ आता है आपका ये ब्लू बॉक्स। ब्लू बॉक्स सब्सिडीज होती तो देखो एम्बर बॉक्स से कम डिस्टॉर्शनरी है, कि एम्बर बॉक्स जितना नुकसान देता है उससे कम देता है, लेकिन प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि नो लिमिट ऑन स्पेंडिंग, ठीक है, प्रोडक्शन में इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड तुम उनकी कोई हेल्प कर रहे हो स्पेसिफिक, जैसे कि फर्टिलाइज़र दे रहे हो, ठीक है, या फिर तुम उनको सीड्स दे रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये क्या है, तुम डायरेक्टली उनको चीज़ दे रहे हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लेकिन क्या है अब ये ज़रूरी भी है, राइट। इसमें इतनी डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि तुमने पूरा एग्रीकल्चर नहीं दे दिया। अब एम्बर बॉक्स क्या है ना, एम्बर बॉक्स ये होता है जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है ट्रेड को, जिसमें क्या है जैसे कि पेमेंट कर कि पेमेंट जैसे डायरेक्टली तुम प्रोडक्शन के लिए पेमेंट दे रहे हो। अब पेमेंट किस लिए दे रहे हो? देखो तुम्हारा उद्देश्य क्या था, एग्रीकल्चर अच्छा करवाना। एग्रीकल्चर अच्छा किस लिए कराना? ताकि लोग वो फसल बेचे, उससे प्रॉफिट कमाएं, और ठीक है, ठीक है। तो तुमने क्या करा, सीधे प्रोडक्शन के लिए पैसे दे दिए उनको। तुमको क्या लगता है कि क्या पता लोग उससे मतलब इतना मेहनत ही ना करें कि प्रोडक्शन उगाएं फिर प्रॉफिट करें, सीधे पैसे लिए ख़त्म। तो ये तो ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर रही है, ये डेवलपमेंट की तरफ भी नहीं लेके जा रही। तो दैट इज़ योर एम्बर बॉक्स। तो एम्बर बॉक्स को की कड़ी निंदा करते हैं WTO वाले, राइट। सो अभी तक हमने इसका ये सारी चीज़ें पढ़े। अब देखो इंडिया और WTO के क्या रिलेशन है, राइट। इंडिया और WTO के क्या रिलेशन है? इंडिया ना 1948 से आपका अब क्या रहा है, मेंबर रहा है किसका, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का। इससे ना डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो कंसर्न है ना चिल्ला चिल्ला के बोलता है। दोहा कॉन्फ्रेंस अगर 2001 की सुनोगे तो, ठीक है, इंडिया ने बोला है कि यार इंडिया का जो कॉपीराइट एक्ट है, पेटेंट एक्ट है, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट है, वो ट्रिप्स वाला जो एग्रीमेंट नहीं था, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसके ही जैसा बना हुआ है। यानी कि हम क्या है, हम बहुत ही ज़्यादा उनको फेवर करते हैं। लेटेस्ट इंडिया के WTO के साथ इशू क्या है, जैसे कि चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया तो बोल रहे हैं कि यार ये कंपटीशन के अगेंस्ट है। पीस क्लॉज अभी थोड़ी देर में बताती हूँ मैं तुमको। और फिशरीज सब्सिडीज से संबंधित होता है हमारा इशू। हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो तारीफ है वो वाला चीज़ है। इन सब पे ना हमारी थोड़ी WTO के साथ बनती नहीं है, ठीक है। पीस क्लॉज का भी थोड़ी देर में आएगा पूरा अच्छे से। एज पर रूल्स, आपको पता है रूल्स के अकॉर्डिंग, WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग हम पता है क्या बोलते हैं चाइनीज़ ऐप पे, हम बोलते हैं WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग एक जो कंट्री है वो एक्शन ले सकती है किसी दूसरी कंट्री या उसकी कंपनी के अगेंस्ट, अगर उस कंट्री को लग रहा है कि यार दूसरी कंट्री या फिर उसकी कंपनी एक थ्रेट है, एक खतरा है हमारी नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता को हमारे नेशन की, तो एक्शन ले सकती है। तो अगर हमारा लद्दाख स्टैंड ऑफ चल रहा है और हमें लग रहा है कि थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी को लेके, क्योंकि हमारा डेटा जा रहा है, डेटा शेयर हो रहा है, तो हम बैन कर सकते हैं, ऐसा इंडिया बोलती है, राइट। पीस क्लॉज क्या है? दूसरा पीस क्लॉज ये है कि आपको पता है कि सब्सिडीज मनाए, ठीक है। हाई सब्सिडी आपको पता है कि डिस्टॉर्ट करती है ग्लोबल ट्रेड, जस्ट मैंने आपको बताया एम्बर बॉक्स वाली। तो पीस क्लॉज क्या बोल रहे हैं ना कि भाई शांति रखो, शांति। ये बोलते हैं कि ठीक है तुम सब्सिडी दे सकते हो, ठीक है, सब्सिडी अलाउ कर देते हैं। पीस क्लॉज में बोल सकते हैं कि एक लिमिटेड टाइम के लिए आप क्या करते हो, अलाउ कर देते हो कि ठीक है सब्सिडी तुम दे दो और अपना जो सिस्टम है
उसको तुम डेवलप कर लो, लेकिन इस टाइम के बाद और इतनी परसेंटेज के बाद हम सब्सिडी अलाउ नहीं करेंगे। तो इन पीस क्लॉज में क्या बोलते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज, जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है वो फूड प्रोक्योरमेंट के लिए, ठीक है, खाद्य जो प्रोक्योरमेंट है उसके लिए क्या कर सकती है, सब्सिडी दे सकती है। इवन जो सब्सिडी की जो सीलिंग है ना, डब्ल्यूटीओ ने बोल रखा है, मैं बता देती हूँ, डब्ल्यूटीओ ने बोल रखा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो कितनी सब्सिडी दे सकती है और डेवलपिंग कंट्री कितनी दे सकती है, बता देती हूँ। डेवलप्ड कंट्री को बोल रखा है कि यार जो तुम्हारा साल में प्रोडक्शन होगा ना उसका 5% ऑफ फूड वैल्यू, उतनी सब्सिडी तुम दे सकते हो अपनी कंट्री को, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि 10% ऑफ जितना सालाना प्रोडक्शन की वैल्यू है उतनी दे सकते हो। तो हमारी ना हमेशा ये 10% से ऊपर जाती है। हम बोलते हैं ये एक अपर लिमिट दे रखी है 10% की फूड प्रोडक्शन के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ और इंडिया के लिए, राइट, दी मिनिमस, इतनी मिनिमम ये ब्रीच नहीं होनी चाहिए। हमारा हमेशा ब्रीच हो जाता है। हम बोलते हैं यार कि खाना वाना थोड़ी ना छोड़ देंगे, राइट। सो नेक्स्ट है आपका कि इंडिया पहली एक कंट्री थी जिन्होंने पीस क्लॉज को अप्रोच किया कि यार ठीक है, हमारा ये जो राइस वगैरह की में मार्केटिंग ईयर 2018-19 में बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, हम ये पीस क्लॉज अपना रहे हैं, हमें सब्सिडी देनी है अपने लोगों को। दूसरी फिशरीज़ का चक्कर क्या होता है ना, फिशरीज़ में ये बोलते हैं ना डब्ल्यूटीओ वाले, ये तो मैं भी एग्री करती हूँ कि देखो कि अगर आपकी जो फ़िशिंग है वो इलीगल है, अवैध है, अनरिपोर्टेड है, जो फिशरमैन ने उन्होंने आपको बिना बताए फ़िश पकड़ी है, या फिर अनरेगुलेटेड है, नियंत्रण ही नहीं है, IUU बोलते हैं फ़िशिंग को, ठीक है, ये इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड, तो यहाँ पे आप सब्सिडी मत दो। क्यों? क्योंकि क्या करेंगे ना, ये ओवर फिशिंग कर लेंगे, ओवर कैपेसिटी में कर लेंगे, तो पूरा ना आपकी ना जो पानी की जो डाइवर्सिटी है जहाँ पे फ़िश होती है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है, वो ख़राब हो जाएगी। तो ये ऐसे नहीं करना, बिगाड़ना नहीं है आपको अपनी डोमेस्टिक लोगों को। इंडिया के आपको पता है, इंडिया इन WTO के काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आती है। इंडिया जैसे क्या बोलती है, इंडिया किस किस तरीके से कंप्लेन करता है कि यार सोलर सेल और ये सोलर मॉड्यूल्स को लेके US ने कंप्लेन की थी। जैसे इंडिया नहीं बोलती थी कि यार इतना परसेंटेज आपका लोकल कंपोनेंट होना चाहिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी, फ्लैश ड्राइव को लेके, सेपरेट टेरिटरी ऑफ ताइवान, पेंगुइन, ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। इम्पोर्टेड वाइन और स्पिरिट को लेके, राइट, अलग अलग आपकी शिकायतें हैं। इंडिया एंड WTO के फर्दर कंप्लेंट्स किस किस पे आती है यार कि सर्टेन हॉट रोड, कार्बन, स्टील, फ्लैट प्रोडक्ट्स को लेके, ठीक है, कंप्लेनिंग इंडिया कंप्लेन करती है US वालों के लिए कि यार तुम भी तो करते हो। टर्की के उसमें कंप्लेन ये है कि कॉटन यार्न इंपोर्ट करना के चक्कर में, EU में है कि जेनरिक ड्रग्स के चक्कर में। तो ये अलग अलग टॉपिक में आपका करते हो, ठीक है। अब एक आता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये आपने काफ़ी बार सुना होगा, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। ये मैं बताती हूँ क्या होता है। बेसिकली आपका इम्प्लीमेंट हुआ था एक एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जो आपका फर्स्ट वन 1995 को ही स्टार्ट हो गया था, जब से आपका ये आया था WTO। अब इसमें क्या लिखा था ना, इसमें बोला था कि डेवलप्ड कंट्रीज़, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो क्या करेंगी कि यार जितना भी तुम फालतू में जैसे सब्सिडी वगैरह ये सारी चीज़ें लेते हो ना, तो अगले 6 साल में, यानी कि 2000 तक क्या करोगे आप ना, ये सब्सिडीज़ वगैरह ना कम करोगे, अपने लोगों को फालतू की सब्सिडीज़ नहीं दोगे, एक्सपोर्ट कोटा कम करोगे, और जितने भी बैरियर्स हैं ना इम्प्रूव करोगे। सेम डेवलपिंग कंट्री को बोला कि यार तुमको दे रहे हैं 10 साल, ठीक है, 2004 तक तुम भी ये सारी चीज़ें करोगे, ठीक है, यानी कि एक फ्री ट्रेड की पूरी कंडीशन बढ़ाओगे, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस में, मार्केट एक्सेस कैसे हो सकता है कि यार तुम्हारा इंपोर्ट जब तुम कर रहे हो तो फालतू का तुम तारीफ नहीं लगा रहे और कोटा वो कर रहे हो, तो डेवलप्ड कंट्री को बोला कि यार ये जो तारीफ रेट्स है ना ये तुम कम करोगे। कब, कैसे कम करोगे? इन्होंने बोला कि देखो अगले 6 साल में, ईयर 2000 में तुम्हारा क्या होना चाहिए, एवरेज 36% रिडक्शन होना चाहिए, यानी कि जो आपका 1995 में जितना भी आपका टैरिफ लग रहा है उसका 36% कम टैरिफ लगना चाहिए 2000 में। और हर साल, ये तो 6 साल है, हर साल ये बोल रहे थे कि एटलीस्ट 15% रिडक्शन हर एक उसमें होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज़ को बोला। डेवलपिंग कंट्रीज़ को फिर बोला कि यार अगर देखो तुम्हें फ्री ट्रेड करना है तो टैरिफ वैरिफ तो कम करना पड़ेगा तुमको, ये कस्टम ड्यूटी एक्स्ट्रा तुम लगा देते हो ये कम करना पड़ेगा। कितना करना है? अगले 10 साल का टाइम दे रहे हैं कि जितना अभी 1995 में है उतना 2004 तक 24% कम कर दो, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, ये जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, लिमिट लगा देते हो कि इससे ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, इसको भी हटा दो। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता है ऐसे बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह ये सारा क्राइसिस हो जाते हैं, तो इसको भी हटा दो। इस तरीके से आप मेंबर बन रहे हो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा,
ठीक है, मार्केट एक्सेस, ताकि बाहर के लोग भी आपकी मार्केट को एक्सेस कर पाए। दूसरा इनका है कि डोमेस्टिक सपोर्ट कितना मिलना चाहिए, ठीक है। डोमेस्टिक सपोर्ट ये बोलते हैं कि डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के लिए अगर आपको कमिटमेंट रिड्यूस भी करनी है तो टोटल सपोर्ट ये बोल देते हैं ना 1986 और 1988 में जितना भी तुमने दिया था ना उसका 20% कम दोगे तुम, ठीक है। 20% सपोर्ट कम दोगे डेवलप्ड कंट्रीज़ वाले, सुन लो, ठीक है। अब इंडिया ने द ओनली कमिटमेंट, सिर्फ और सिर्फ इकलौती कमिटमेंट थी जो इंडिया ने बोला कि हम अपना प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को 100% ऐसे ये सारी चीज़ें ये सारी कुछ करेंगे, राइट। इस तरीके से इनका एग्रीमेंट है, ठीक है, डोमेस्टिक सपोर्ट में। डोमेस्टिक सपोर्ट में फिर फर्दर वही वाली चीज़ बोल रखी है कि यार आप क्या करोगे, डोमेस्टिक सपोर्ट कितना दोगे स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए, 5% वैल्यू प्रोडक्शन का डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, यानी कि सब्सिडी इतनी दे सकते हो। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बोल दिया कि जितना भी पूरे उसमें वैल्यू है उसका 10% तुम सब्सिडी दे सकते हो, राइट। अब एक्सपोर्ट सब्सिडी का क्या बोल रखा है, एक्सपोर्ट सब्सिडी के बारे में, एक्सपोर्ट सब्सिडी के बारे में बोलती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोर्ट के लिए जो तुम एक्स्ट्रा सब्सिडी देते हो ना वो कम करो, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने लोगों को एक्स्ट्रा गवर्नमेंट पैसा दे रही है, लोग उसको सस्ता माल बना रहे हैं और फिर बेच रहे हैं, राइट। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को अगेन वही वाली चीज़ की 36% तुम कम करोगे बाय वॉल्यूम और 21% बाय वैल्यू इन 6 साल में, ठीक है। यही सेम चीज़ अभी जो हम पढ़ के आए हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए वही सेम चीज़ जो पढ़ के आए हैं कि 24% वैल्यू का और 14 वॉल्यूम का और 14% वैल्यू का एनुअल अगले 10 साल में कम करोगे। इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट तुम्हारा थोड़ा क्या हो जाएगा, फ्री, मतलब फ्री ट्रेड तेज ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, फ्रीली चीज़ें मूव करें। तो ये था आपका WTO। अगेन में हम थोड़ा बहुत यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये आपके मेंबर और ऑब्जर्वर देख लो, राइट। उसके अलावा ये देखो इनकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, ये जनरल काउंसिल है अलग अलग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, ट्रेड पॉलिसीज़ के लिए, ठीक है। इस तरीके से इनका सिस्टम है। फर्दर देख लेते हैं WTO का, अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख रखी है। एंड दिस इज़ WTO, ठीक है, ये पूरी ऑफिशियल साइट है इसकी। सो दैट वॉज आवर लेक्चर, ठीक है, इन WTO के बारे में। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो शेयर करना मत भूलो। देखो जितना शेयर करोगे उतने इनसे रिलेटेड आपको मैं और लेक्चर्स लेके आऊँगी जिसमें बहुत ही सारी फैक्ट्स आपको मिलेंगे। अगर इतने बढ़िया लेक्चर आपको चाहिए तो आपको सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।